आज हम लोग क्लास 10th के आगामी बोर्ड एग्जाम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 2024 में आयोजित होने वाला है। उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं के बारे में आपको पता है कि वैसी संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पता है वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आए। इसका मतलब साधारण शब्दों में कहें तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ओके, तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। मतलब 192 का पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। यहां पे हम लोग 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से इसको भाग करेंगे 96 आएगा, 2 से भाग करेंगे 48 आएगा, 2 से भाग करेंगे 24, 2 से भाग करने पे 12, 2 से भाग करने पे 6 और 2 से भाग करने पे 3। तो यहां पे देखो कि 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 3 कितना बार आया है? 3 1 बार आया है। तो ये आपका आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें जो है वो 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 का घात देखो कितना है? 6 है। 6 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। इसका मतलब 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। पहला दिया गया प्राकृतिक संख्या, सेकंड दिया गया पूर्णांक, थर्ड दिया गया वास्तविक संख्याएं और फोर्थ दिया गया पूर्ण संख्याएं। आपको पता है कि वास्तविक संख्या तब बनता है जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो। उसी का फैमिली जो है वो, उसी के फैमिली को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब वास्तविक संख्या में निश्चित तौर पे परिमेय और अपरिमेय होंगे। तो ये आपको सही आंसर क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्याएं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये सब ऑप्शन क्यों इरेज कर रहे हो आप? तो फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। आपको पता है कि गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। दूसरा है पूर्णांक। आपको पता है कि पूर्णांक की कैटेगरी में निगेटिव वाला, जीरो वाला और पॉजिटिव वाला सभी पूर्णांक में आ जाते हैं। और इसके बाद थर्ड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तब जो नया फैमिली फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आप क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। कहा गया यदि P एंड तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब P और Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को पहले समझो। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या वो या तो 1 से या खुद से विभाजित हो, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। यहां पे कहा गया कि P और Q अभाज्य संख्या है, तो P टू द पावर Q एंड P स्क्वायर Q का मौसो। यहां पे क्या है? P टू द पावर Q और P स्क्वायर Q, इसका मौसो। मौसो का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम क्या होता है? यहां पे देखो P क्यूब और P स्क्वायर, हम लोग कॉमन में कम से कम पावर को लेते हैं। इसमें भी P, इसमें भी P ले लो। कम पावर किसका है? इसका पावर है कम, P टू द पावर 2। Q इसके पास भी, Q इसके पास भी, और दोनों के पास इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, हमने Q ले लिया। इसका मतलब P और Q अगर अभाज्य संख्याएं होंगी तो P टू द पावर Q एंड P स्क्वायर Q का मौसो क्या हो जाएगा? तो P स्क्वायर Q हो जाएगा। P स्क्वायर Q किस ऑप्शन में दिया गया? ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका मतलब 3 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्याएं होती है। अब सपोज करो, यहां पे समझो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं। यहां पे 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या, आपको पता है। अब मान लेते हैं रूट के अंदर जो कोई संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। हम ले लेते हैं √3। अब देखो कि 2 प्लस √3 को क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय का जो सम होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या किसमें है? तो अपरिमेय संख्या आपको दिया गया ऑप्शन बी में। इसका मतलब क्वेश्चन 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया यदि 360 बराबर है 2 टू द पावर P इंटू 3 टू द पावर Q इंटू 5 टू द पावर R के, तो P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू क्या होगा? पहले आप इसको सॉल्व कर लो।
ये 360 है, तो अब पहले 360 का क्या कर लो, यहां पे आप 360 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 से इसको भाग करेंगे, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे 180 आ जाएगा। अब 2 से इसको भाग करेंगे 90 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 45 आएगा, 3 से भाग करेंगे 15 आएगा और 3 से भाग करेंगे 5 आएगा। इसका मतलब देखो कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, 2 का घात कितना, 1 2 3, इसके बाद 3 का घात कितना, 3 का घात 2, और 5 का कितना है, 5 कितना बार आया है, 1 बार, इसका मतलब 5 का घात 1। अब देखो कि 2 का जो घात होगा वो क्या होगा, तो यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 और इंटू 5 to the power r कितना है, यहां 5 to the power 1। तो यहां से आपको क्या निकल के आया, तो जो 2 के पावर में है वो p है, तो यहां से आपको p 3 के इक्वल मिल गया। जो 3 के पावर में है वो q है, तो यहां पे 3 के पावर में 2 है, इसका मतलब q जो है वो 2 के इक्वल आ गया। और इसके बाद जो 5 के पावर में है वो r है, इसका मतलब r आपको 1 मिल गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया p प्लस q प्लस r, तो p के प्लेस पे 3 आ गया, q के प्लेस पे 2 आ गया और r के प्लेस पे 1 आ गया। सबका सम कर दो, 3 2 5 1 6, ये कितना आ गया, यहां पे क्या दिया गया है, ये माइनस दिया गया है, तो यहां पे इसको 1 मिनट हम लोग, ये आपको यहां पे माइनस दिया गया है, ये माइनस आ गया, तो यहां पे आप माइनस कर लो। ये माइनस का साइन आ गया, 3 2 5 और 1, ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, 4 आ गया। 4 किस ऑप्शन में दिया गया, ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया, इसका मतलब 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं की बात करें, आपको पता है कि गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहां से गिनती स्टार्ट होता है, 1 से, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, तो 1 हो जाएगी। इट मींस आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आपको पता है कि वैसी संख्याएं जिसको हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगा। अब देखो यहां पे पहला दिया गया आपको √25। अब √25 है, इसका मतलब अगर इसको हम बाहर करते हैं रूट से, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 5। ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, ये यहां से आपको 5 आ जाएगा, ये कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद देखो, अब क्या √5 को आप बाहर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 1/√2 को बाहर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। √3 अब प्लस √3, ये आ जाएगा 2√3, यहां भी कोई रूट से बाहर नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको आप रूट के बाहर करके और p/q के रूप में लिख सको। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा, 1.3 है। अब देखो कि 1.3 नहीं, 3 के ऊपर में जो है वो बार लगाया गया है। 3 के ऊपर में इसको क्या कहते हैं, ये 3 के ऊपर में जो है वो रेकरिंग दिया गया है, ये आपको रेकरिंग है। और इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया √16, ये रूट से बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, √9/27। यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, तो √9/27, 9 कम 9 9 3 27, ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा √1/3। और इसके बाद ऑप्शन सी तो ये रहा, और ऑप्शन डी क्या है, तो डी आपका है √5 × √5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जो है वो कितना आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a 27 हो, b 4 हो और r 1 के इक्वल हो, तो q किसके बराबर होगा। तो वैल्यू फाइंड कर लो आप। क्या दिया गया आपको कि a बराबर है bq और प्लस r के। a के प्लेस पे 27 पुट कर लो
बराबर हो जाएगा, बी के प्लेस पे 4 आ जाएगा, क्यू के प्लेस पे, क्यू तो आपको नहीं पता, क्यू को क्यू ही रहने दो, और आर के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 27 बराबर हो जाएगा, 4 को क्यू से गुना करेंगे 4 क्यू, अब प्लस 1, अब 1 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 27 माइनस 1 तो 26 हो जाएगा, और 26 जो होगा यहां पे एक बार और रीचेक कर लेते हैं। ए के प्लेस पे कितना है, ए के प्लेस पे आपको 37 दिया गया है, ये कितना आ जाएगा 37, और ये भी आ जाएगा 37 माइनस 1 तो ये 36 आ जाएगा। 36 जो है वो 4 क्यू के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 36/4, 36/4 इसका मतलब 9 चौका 36, क्यू 9 के बराबर आ गया। 9 किस में दिया गया, तो ये आपको ऑप्शन ए में दिया गया, इसका मतलब 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। पहले आप 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 2 से अगर इसको भाग करेंगे 78 आएगा, 2 से भाग करेंगे 39 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 13 आएगा। अब इसको क्या कह सकते हो, तो 2 का घात कितना आ गया, 1 2, 2 का घात 2 आ गया, 3 का घात कितना आ गया, तो 3 का घात 1 आ गया, और 13 का घात कितना आ गया, तो 13 का घात 1 आ गया। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 का घातांक क्या होगा, तो यहां पे देखो 2 का घात कितना है, तो 2 है, तो 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में, इसका मतलब 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पे आप समझो पहले कि 2 + √3, 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय का सम हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा ऑप्शन में है 5 - √3, 5 क्या है, परिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो माइनस होगा, इसका मतलब डिफरेंस, जो अंतर जो होगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में आपको कहा गया √3/√5, √3/√5 जो है ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब चलते हैं, यहां पे दिया गया √12 अब /√3, अब देखो क्या दिया गया, √12 अब /√3। अब आपको जब प्रथम दृष्टिया इसको देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं है। कैसे, अब एक बात बताओ कि √12 को हम लोग √4 गुने √3 तो लिख सकते हैं। अब बाई कितना आ जाएगा, √3। अब देखो √3 से √3 तो यहां से कट गया, यहां पे क्या बच गया, √4, और आपको पता है √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, यहां से 2 आ गया। तो इसका मतलब देखो कि जब हमने ऑप्शन डी को सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, ये एक 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1 भी तो लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसअ है। पहले तो आपको अभाज्य संख्या का मतलब समझना है। वैसी संख्या जो या तो 1 से या खुद से विभाजित हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां पे कहा गया कि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b का लॉसअ है। अब लॉसअ की बात करेंगे तो अगर सपोज करो कि अगर लॉसअ की हम लोग बात करते हैं तो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पे कुछ कॉमन नहीं होगा। तो सपोज करो कि आप 2 एक अभाज्य संख्या ले लो और एक अभाज्य संख्या 5 है। 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या, और इसका अगर हम आपको कहें लॉसअ फाइंड करो, आप कैसे फाइंड करते हो, आप तो 2 को 5 से गुना कर देते हो। 2 को क्या करते हो, 5 से गुना करते हो। अब सपोज करो कि 2 के प्लेस पे यहां पे a है और 5 के प्लेस पे यहां पे b है, और इसका आपसे पूछा गया कि लॉसअ फाइंड करो। इसका मतलब इसका लॉसअ क्या होगा, a गुना b होगा। a गुना b किस में दिया गया, तो ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया। इसका मतलब 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। हम आपको बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या का जो है वो क्या होगा, फैक्टर सिर्फ 1 होगा और इटसेल्फ मतलब स्वयं होगा, इसके अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे चेक करो, अगर हम 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 गुने 3 गुने 5। अब देखो यहाँ 3 भी है, 5 भी है, 1 भी है।
अब 23 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 गुना 23। और अगर 12 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4 तिया 12। अब 75 की बात करें तो 3 गुने 5 गुने 5। अब यहां पे देखो एक या स्वयं किस में है, तो ये आपको दिया गया 23 में। इसका मतलब 23 क्या है, 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो पहला दिया गया 2 माइनस रूट 3। आपको पता है कि 2 परिमेय संख्या है और रूट 3 अपरिमेय संख्या है, और 2 अब इसका जो डिफरेंस होगा परिमेय और अपरिमेय का, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। अब चलते हैं ऑप्शन बी पे। रूट 5 क्या है, आपको पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद आपको दिया गया 2 रूट 3 बाई 3। यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 रूट 3 अब बाई रूट 3। अब यहां से देखो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 2, या ये 2 क्या होगा, तो 2 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको आप 2 बाई 1 भी तो लिख सकते हो। ये आ गया। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपको डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप डी को चेक भी करोगे तो यहाँ पे आपको रूट 6 दिया गया। रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 6 को अगर लिखना भी चाहो तो रूट 3 गुने रूट 2 लिखोगे, तो भी ये क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आप नहीं कर सकते, तो ये तो अपरिमेय संख्या ही आ जाएगा। इसका मतलब आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया यदि 65 तथा 117 का मौसौ 65 m माइनस 117 का रूप में है तो m का मान क्या होगा। मतलब आपसे m पूछा जा रहा है। यहां पे क्या है, 65 और 117 का मौसौ 65 m माइनस 117 है। अब देखो कि पहले 65 और 117 का मौसौ फाइंड कर लो। हम लोग भाग विधि से मौसौ फाइंड कर लेते हैं 65 और 117 का। 65 एकम 65, 7 में से 5 माइनस होगा 2, 11 में से 6 माइनस होगा 5, और यहां पे 65 आ जाएगा। 52 एकम 52, 5 में से 2 माइनस होगा 3, 6 में से 5 माइनस होगा 1, 13 से भाग करो 52 को, 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो यहां से कितना आ गया 52। तो यहां से आपको पता है कि ये क्या आ जाएगा मौसौ, तो यहां से आपको मौसौ जो है वो 13 आ गया। मौसौ कितना आ गया 13। अब देखो कि मौसौ तो 13 आ गया, लेकिन ये 13 किसके बराबर है, ये 13 जो है वो 65 m और माइनस 117 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करके आप ऐसे लिख सकते हो 13 अब प्लस 117, और ये बराबर किसके आ जाएगा 65 m के। अब 117 में जब 13 ऐड करोगे ये 130 बन जाएगा, और ये 130 बराबर हो जाएगा किसके 65 m के। यहां से अगर हम m फाइंड करेंगे तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 130 अब बट्टा 65, 65 दूना 130, यहां से कितना आ गया, भाग करने पे 2 आ गया। तो m का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो m का वैल्यू 2 आ गया। 2 किस में दिया गया, तो बी ऑप्शन में। इसका मतलब 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया 2, 10 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात है। पहले आपको लौसौ और मौसौ का अनुपात पता करने से पहले यह पता होना चाहिए कि लौसौ और मौसौ है क्या। तो पहले हम लोग लौसौ फाइंड कर लेते हैं। किसका पूछा गया, तो 2, 10 और 20 का। पहले हम लोग 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 5 दूना 10 और 10 दूना 20। अब 5 से भाग करते हैं, 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, सबको गुना कर लो, 2 गुने 5 गुने 2, 5 दूना 10 दूना 20। यहां से आपको लौसौ 20 आ गया। अब आप मौसौ पता कर लो। मौसौ पता करने के लिए पहले किसी 2 संख्या को लेते हैं। पहले हम लोग 2 और 10 को लेते हैं। 2 और 10 का अगर यहां पे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 और 10 का मौसौ कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब आप 2 और 20 का मौसौ फाइंड कर लो, तो 2 से भाग करोगे 20 को, तो यहां पे कितना आएगा, तो 2 एकम 2, या डायरेक्ट समझो 10 दूना 20, तो यहां से कितना आ गया, तो आपको मौसौ आ गया 2। हम लोग कह सकते हैं कि लौसौ कितना आ गया, तो लौसौ जो है ये हमें 20 आ गया, और मौसौ कितना आ गया, तो मौसौ जो है वो 2 आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अनुपात क्या होगा। अनुपात का मतलब होगा कि लौसौ अब बट्टा मौसौ। लौसौ कितना है, तो लौसौ जो है वो 20 है, और मौसौ कितना है, मौसौ 2 है। इसको अगर भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 10, या इसको आप लिख सकते हो 10 अनुपात 1। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था,
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लॉसो और मौसो का अनुपात 10:1 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में। इसका मतलब 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। आपको पता होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। इसके बाद कहा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ये 2 आ गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। अब 2 और 4 का मौसो कर लो। 2 और 4 का अगर हम लोग मौसो करेंगे तो 2 दूना 4, कैंसिल कैंसिल, मौसो कितना आ गया? तो मौसो यहां से 2 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो मौसो होगा वो कितना होगा? तो 2 होगा। 2 किस में दिया गया? तो 2 आपको दिया गया ऑप्शन बी में। इसका मतलब 17 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। अब अपने मन से सोच लो कोई लगातार संख्या। सपोज करते हैं कि हम 2 और 3 को ले लेते हैं। 2 और 3 का जो मौसो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि इस दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब चलो आपके मन में कुछ और आ सकता है। हम चलो 5 और 6 को ले लेते हैं। 5 और 6 को ले लेंगे तो भी क्या होगा? अगर इसका मौसो करेंगे कोई कॉमन फैक्टर तो आ ही नहीं रहा है, तो मौसो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपको आज के बाद ध्यान रखना है कि कभी भी अगर 2 लगातार संख्याओं का आपसे मौसो पूछ दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको आंसर 1 आएगा। तो 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। इसका मतलब 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इसका मतलब पहले आप क्या करो, 5005 का अभाज्य गुणनखंड पता कर लो। यहां पे समझो 5005 है। पहले हम लोग इसको 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1001। 1001 आ गया। अब एक बात हमको बताओ कि 1001 को आप किससे भाग करोगे? इसको अगर हम भाग करने की बात करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से तो होगा नहीं, 4 से करेंगे 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा नहीं। एक बार 7 से ट्राई करके देखते हैं। अगर 7 से एक बार ट्राई करेंगे कितना आ जाएगा? 7 से अगर एक बार हम लोग इसको भाग करेंगे 7 या 21, यहां पे कितना आ गया? हमने जब इसको 7 से भाग किया तो ये आपको आ गया 143। ओके, अब एक बात गौर से देखो कि 143 आ गया। अब 143 क्या है? 143 खुद में एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसको भाज्य करना आप संभव नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो? ये आपको इसको लिख सकते हो 5 गुने 7 गुने 143। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ऑब्वियस है कि यहां पे अभाज्य गुणनखंड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, 7 से अगर इसको हम भाग करते हैं, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं 143 को। 7 से अगर इसको भाग करेंगे तो नहीं होगा, 13 से भाग करेंगे तो 143 होगा। आई एम सॉरी, हम पहली बार आपको बता दिए थे कि 143 एक अभाज्य संख्या होगा। नहीं होगा क्योंकि ये भाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसको 13 से विभाजित किया जा सकता है। तो यहां पे आप 13 से इसको विभाजित कर लो। 13 से अगर 143 को विभाजित करेंगे तो 13 एकम 13, 1 14 और 13 एकम 13, यहां पे कितना आ गया? 11 आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 7 गुने 13 अगुने 11, 13 अगुने 11। ओके, तो यहां पे आप समझो 13 गुने 11 लिख सकते हैं। तो यहां पे काउंट करो 1 2 3 4, कितने आ गए अभाज्य गुणनखंड? तो 4 आ गए। 4 किस में दिया गया? तो आपको ऑप्शन बी में दिया गया। इसका मतलब 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कितने 2 अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब आपको कहा गया कितने 2 अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो आप एक चीज सोचो कि 3 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 12 होगी।
ओके, अगर 12 होगी, इससे अगली संख्या क्या होगी? तो 15 होगी। इससे अगली संख्या क्या होगी? तो 18 होगी, फिर 21 होगी। अब देखो कि इसको ऐसे फाइंड करते चले जाओगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम लोग क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट मेथड यूज करते हैं। अब आप एपी पढ़े होगे, एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी, वो चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कि सबसे बड़ी 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो। अब बोलोगे सर 99 होगा, तो यहां पे आप 99 ले लो। अब आप एपी में पढ़े होगे कि ये ए कितना आ गया? ए जो है वो 12 आ गया। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी कहते हैं, डी कितना आ गया? तो 15 - 12, इसका मतलब 3 आ गया। और टीएन कितना आ गया? यहां पे टीएन आपको 99 आ गया। इसी को हम लोग टीएन या एल कहते हैं। अब हम लोग एन फाइंड कर लेते हैं या टीएन फाइंड करते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन के प्लेस पे कितना है? 99 है। ए के प्लेस पे कितना है? 12 है। एन आपको नहीं पता है, एन माइनस 1 और इंटू डी। डी के प्लेस पे कितना है? डी के प्लेस पे 3 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 99 - 12 बराबर 3n और -3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 में से 2 माइनस होगा तो 7, और 9 में से 1 माइनस होगा 8, और ये इस तरफ आ जाएगा +3, और ये इक्वल आ जाएगा किसके? 3n के। यहां पे आप इसको लिख लो, ये 3n जो है ये बराबर किसके आ गया? 87 और 3 90। इसका मतलब n बराबर हो जाएगा 90/3। 90/3 इसका मतलब 30 आ गया। कितना आ गया? 30। तो क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया था कि कितनी ऐसी 2 अंकों की संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या जो है 2 अंकों की, वो हो जाएगी 30। इसका मतलब सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है, तो लौसो क्या होगा? अब आपको यहां पे एक बात पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल जो है वो उसके लौसो और उसके मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा लौसो और गुने मौसो के। ये तो आपको पहले से पता है। अब देखो क्या कहा गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 8670 है। इसका मतलब 2 अंकों की संख्याओं के गुणनफल के जगह पे हम 8670 लिख सकते हैं, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो लौसो जो है, तो यहां पे लौसो आपको नहीं पता है, लौसो को आप लौसो ही रहने दो। और मौसो जो है वो आपको 17 दिया गया है, 17 आ जाएगा। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 8670 अब बट्टा 17 बराबर आ जाएगा किसके? लौसो के। भाग कर दो, 17 से अगर करेंगे 17 चौका 68, 17 पचे 85 कर सकते हैं, 17 पचे 85, 1 86, 17 एकम 17 और 0, ये कितना आ गया? लौसो। लौसो आपको 5 से 10 आ गया। लौसो कितना आ गया? ये आपको 510 आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि उसका लौसो क्या होगा? तो लौसो 510 होगा, और 510 किसमें दिया गया? तो ऑप्शन डी में। इसका मतलब 21 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 6, 8 और 22 का लौसो और मौसो का अनुपात है। तो अनुपात पता करने से पहले आपको लौसो और मौसो पता करना पड़ेगा। पहले हम लोग लौसो पता कर लेते हैं। 6, 8 और 22, 2 से भाग करो, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 4 दूना 8 और 11 दूना 22। अब तो अब तो ये किसी से भाग नहीं होगा, सबको अब गुना कर लो। 3 दूना 6, 6 चौके 24 और 24, और ये 24 को 11 से गुना कर लो, ये आपको आ जाएगा 24 गुने 11, 4, 4 2 6 और 2, ये कितना आ गया? ये आपको आ गया 264। अब आप मौसो पता कर लो। मौसो से अगर पहले हम लोग 6 और 8 का करेंगे तो 6 एकम 6, 2 8, 2 तिया 6, यहां से 2 आ गया। अब आप 2 और 22 का मौसो कर लो,
2 और 22 का अगर हम लोग मौसा करेंगे तो 11 दूना 22, तो ये कितना आ गया, तो 2। इसका मतलब तीनों संख्याओं का अगर हमने मौसा किया तो मौसा कितना आ गया, तो मौसा जो है वो 2 के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अनुपात निकालना है, किसका, तो लौसो और मौसो का। लौसो कितना है, तो 264 है, और भाई मौसो कितना है, तो मौसो जो है वो 2 है। अब इसको आप भाग कर दो, 2 से इसको भाग करोगे 2 एकम 2, और ये कितना आ जाएगा 132। इसका मतलब क्या आना चाहिए, 132 अनुपात 1 आना चाहिए, और 132 अनुपात 1 किस में है, ये आपको ऑप्शन ए में दिया गया। इसका मतलब 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। अब 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से करेंगे ये 48 आएगा, 2 से करेंगे डिवाइड 24 आएगा, इसको 2 से भाग करेंगे 12 आएगा, इसको 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो ये कितना आ गया, इसको आप सॉल्व करो तो 2 कितना बार आया, 2, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5। 3 कितना बार आया, तो 3 एक बार आया। अब आप चेक करो कि 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1 किस ऑप्शन में दिया गया, तो 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1 करो या इसको 3 कहो, ये आपको दिया गया ऑप्शन सी में। इसका मतलब 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। अब 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, पहले तो भाग करना पड़ेगा। अब एक चीज करो, 6/15 है, इसको पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। अगर 2 तिया 6 और 5 तिया 15, इसका मतलब 2/5 आ गया। अब 5 से भाग कर लो 2 को, 0 पॉइंट यहां पे 0 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब देखो कि एक नंबर के बाद जो है ये फाइनल कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, बिल्कुल 0 आ गया। इसका मतलब इस तरह के प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग शांत कहते हैं। शांत किस में है, ये आपको ऑप्शन ए में दिया गया। इसका मतलब 24 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया 4 माइनस √3 है। अब हमने आपको पहले भी बता रखा है कि एक यहां पे क्या दिया गया है, 4 और √3। ये 4 है और माइनस √3 है। √3 क्या है, √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, और 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या किस में दिया गया, ये आपको दिया गया ऑप्शन बी में। इसका मतलब 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी